कंपनी में हमारा सारा पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया। मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, देन शेयर कैपिटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कौन कौन से टाइप्स? ऑथराइज, ऑथराइज के अंदर इशूड, अनइशूड, इशूड के अंदर सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब के अंदर कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, और कॉल्ड अप के अंदर बचा क्या होगा? पेड अप और कॉल्स इन एरियर। मांगा पैसा मिल गया, पेड अप। मांगा पैसा नहीं मिला, ये मांगने वाला कौन है? कंपनी। किससे पैसा कॉल्ड अप किया जा रहा है? शेयर होल्डर से। इफ द अमाउंट इज पेड बाय शेयर होल्डर्स देन इट इज कॉल्ड पेड अप, and if the amount is not paid by the shareholders then it is called calls in arrear, calls in arrear। ये सारा मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, आई होप कि आप लोग वो कम से कम रिवाइज किए हैं, क्योंकि वहीं से आज आगे बढ़े। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मोड हो सकते हैं जिसमें हम शेयर्स, कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो दो, पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर में दो और पढ़े थे, आईपीओ और एसपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और सब्सिक्वेंट। अगर कोई कंपनी पहली बार मार्केट में ऑफर करने जा रही है शेयर्स का, तो बताइए क्या कहते थे? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और फर्स्ट टाइम के बाद आ रहा है तो क्या कहते थे? सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर। यहां तक डिस्कशन है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है थ्योरेटिकल पार्ट में? फटाफट आज आगे बढ़ेगी तो। और आज मैं स्पीड में चलूंगा, इसलिए थोड़ा स्पीड मैच कीजिएगा। पहले मैं क्विकली आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर्स देना है, ठीक है? फिर नए कंसेप्ट पे जाएंगे। ये देखो, मैंने आपके ही बुक के पीछे एक पार्ट है, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स। आपके बुक के पीछे कंपनी में से केस बेस्ड मतलब क्या? कहानी होगा और कहानी के नीचे आपसे 4-5 एमसीक्यू पूछेगा। तो सर हमारा, आप दिखाओ क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अभी तक जिसमें पढ़ा है बस उसी में पूछ रहा हूँ। कंपनी कंपनी कंपनी, हाँ, कंपनी। अभी ये कंपनी कंपनी कंपनी, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा है। मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा जो अभी अब हमने पढ़ रखा है, ठीक है? क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो अभी बताना है, ये सब। चलिए, हाँ जी, आइए फटाफट से। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए तो, अगर केस स्टडीज है तो 18 नंबर। फटाफट से सारे बच्चे अपने बुक के पीछे से, बुक के पीछे आपके सबसे लास्ट में देखो केस स्टडी होगा, सीएस करके लिखा होगा हेडिंग, केस स्टडी बेस्ड। सीएस क्वेश्चन नंबर 18। सीएस सीएस पेज नंबर आपका है 18, कौन सा पे है? सीएस 18। सीएस 18, और बिल्कुल शांत से क्वेश्चन पढ़िए। सर सीएस का मतलब क्या है? केस बेस्ड। आ जाइए फटाफट, आइए जल्दी से, आ जाइए। क्वेश्चन पढ़िए, सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप लोग का बुक, नेक्स्ट क्लास से मैं क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। जिनके पास बुक नहीं रहेगा आराम से घर चल जाइएगा। चलिए पढ़िए 18 नंबर। क्या बोल रहा है 18 नंबर? गामा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल। फटाफट बताइए, ऑथराइज कैपिटल कितना लिखा हुआ है? 50 लाख रुपए, रुपीज 50 लाख। अच्छा, कौन सा कैपिटल है ये? इक्विटी शेयर कैपिटल। बीइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। मुझे बताओ तो, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर 10 रुपए का, मतलब कितने इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे? 30 लाख। सर ऑथराइज कैपिटल कितना है आपका? 50। आगे, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बीइंग 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1000 ईच। 2000 प्रेफरेंस है, दिस इज नंबर ऑफ शेयर
और 1000 इसका क्या है, याद है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पढ़े थे। शेयर कैपिटल कैसे बनता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। एक का फेस वैल्यू कितना है बच्चा, 1000, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स का, बताओ कितना आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये 20 लाख हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो यही आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, 50 का, उसमें से 30 लाख इक्विटी के नाम का है और 20 लाख प्रेफरेंस का नाम, टोटल ऑथराइज 50। सर उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम का कितना है, 30 लाख, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना है, 20 लाख। आगे पढ़िए। The promoters of the company had undertaken to subscribe 10,000 equity shares। अच्छा, कंपनी का प्रोमोटर कितना शेयर सब्सक्राइब करेगा, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड पेड द अमाउंट ड्यू। ये सब कहानी बता रहा है कि पेड द अमाउंट ड्यू। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन देखो तो आपसे क्वेश्चन सबसे पहला क्या डिमांड कर रहा है, व्हाट इज द इशूड शेयर कैपिटल। मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, व्हाट इज द इशूड शेयर कैपिटल। आपसे बोल रहा है बताओ इशूड कितना होगा। चलो आगे पढ़ो। अभी द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी were compensated by 20,000 equity shares for their efforts in the project and expenses incurred by them। अच्छा, कंपनी का प्रोमोटर एफर्ट भी लगाता है, सर्विस देता है, उस सर्विस के बदले कंपनी ने उनको कितना इक्विटी शेयर दे दिया, 20,000 इक्विटी शेयर्स। आगे क्या कहता है, द कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2020 ऑफर टू पब्लिक, किसको ऑफर किया है, पब्लिक को, कितने शेयर्स, आप अपने बुक पे देख लीजिए, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 1,008% प्रेफरेंस। सर व्हाट डू यू मीन बाय 8%, किस चीज का रेट, प्रेफरेंस शेयर्स का किस चीज का रेट, डिविडेंड का रेट। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है, तो ये किसका रेट होगा, डिविडेंड का रेट। सर 1000, और ये 1000 नंबर है, एट पार। अच्छा, ये पार क्या है, इसको मैं समझाऊंगा, बस अभी रहने दो। फॉर सब्सक्रिप्शन अमाउंट बीइंग पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम ही दे दिया। ये सब अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि अभी ये सब समझाऊंगा तब आपको आएगा। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दो, इशूड शेयर कैपिटल। मैं अभी कंप्लीट डिस्कस नहीं करवा सकता, कुछ पार्ट है। कंपनी ने इशू कितना किया, अच्छा सर इशू मुझे बताओ, पब्लिक को कितना इशू किया है, 2,50,000 से, ठीक है सर। प्रमोटर को कितना इशू किया है, 20,000 प्रमोटर्स को दिया है उनके सर्विस के बदले, उनके। सर और भी कुछ था क्या ऊपर में, एक बार देखिए तो, प्रमोटर कुछ और भी लिया था क्या, प्रमोटर्स को प्रमोटर्स सब्सक्राइब किया था कितना, 10,000 शेयर, तो सर ये भी इशूड होगा। सुनना ये सब 10,000 और ये सारे कौन से शेयर डील कर रहे हैं, इक्विटी शेयर। ये सब कौन सा शेयर है सर, इक्विटी। तो अगर मैं बोलूं आपसे इक्विटी शेयर कैपिटल का इशूड कितना है, तो 2,50,000, 70, 80, 2,80,000 शेयर, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10। एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितना था, 10 इक्विटी। तो सर इसका इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, 28 लाख। ये तो सिर्फ इक्विटी की बात हो गई। सर प्रेफरेंस शेयर का भी बताओ। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किया, कितने, 1000 शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस की, सर एक शेयर का वैल्यू आप देखिए ऊपर में लिखा होगा प्रेफरेंस का, हम पढ़ के आए थे आगे। एक शेयर का प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना है, 1,000 तो मल्टीप्लाई कीजिए 1000 शेयर्स। आप बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹1000। ये 1000 समझ है, दिस इज पर शेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 लाख। तो अगर आपसे पूछा जाए इशूड शेयर कैपिटल कितना होगा, सर अब इस शेयर कैपिटल में तो इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी, तो दोनों को जोड़ के बताएंगे कितना होगा, 38 लाख। सर मतलब जो थ्योरेटिकल हमने कंसेप्ट वहां पढ़ा, वो इस तरह का केस स्टडी बना के क्वेश्चन आ सकता है। क्या कुछ भी, क्या 10% समझ आया क्या लिखा है, सर क्वेश्चन बस इतना आपसे डिमांड कर रहा था, व्हाट इज द इशूड शेयर कैपिटल। और इशूड के अंदर या ऑथराइज के अंदर बच्चा 2 पॉइंट हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है सर, तो ये सारा टॉपिक हमने डन कर रखा था। चलो अब आगे आ जाओ तो फटाफट से, रहने दो बाकी सारे को पेंडिंग रखो क्योंकि वो सब चीज तो ये चार्ट बार बार रिवाइज करते रहिएगा।
याद रखिए ये चैप्टर, शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, कहाँ गए कंसेप्ट नंबर 4 हो गया था, कंसेप्ट नंबर 5 लिखिए। कंसेप्ट नंबर 5 फटाफट से स्टार्ट कीजिए लिखना। कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर 5, मोड आपका हो ही गया शेयर्स इशू करने का। चार्ट showing complete transactions related to share capital। क्या हो गया कुछ? कंसेप्ट नंबर 4 में हमने मोड लिखा था कि कैसे शेयर को इशू करते हैं, पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। और कंसेप्ट नंबर 5, इसको स्टार मार्क लगाइए, इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक कंप्लीट चार्ट बताऊंगा जिसमें इस चैप्टर का सारे ट्रांजेक्शंस जिनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है वो सब एक जगह पे आ जाए। सर क्या है, चलो एक बार स्टेप समझते हैं प्लीज, बात नहीं। सबसे पहले बताओ, कंपनी है, आप बनाइए, आप जैसे कॉपी में बना सकते हैं, सीधा सीधा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी है, कंपनी इशूड शेयर्स, कंपनी इशूड शेयर्स। अच्छा, किसको शेयर इशू करेगा? टू कंपनी इशूड शेयर्स टू पब्लिक। बेसिकली पब्लिक का मतलब यहाँ कौन होता है? इन्वेस्टर। पैसा तो वही लगाएंगे ना जो इन्वेस्टर है। हो गया? अच्छा, यहाँ पे जब कंपनी शेयर्स इशू करेगा तो हो सकता है इसमें 3 सिचुएशन हो। ये 3 सिचुएशन किसका निकल के आ रहा है? लिखिएगा इशू प्राइस। सर कंपनी जिस प्राइस पे शेयर को इशू करेगा वो इशू प्राइस क्या हो सकता है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। और इस पे एक स्टार मार्क लगा दीजिए, मैं इसको अलग से डिस्कस करूंगा। मतलब सर सबसे पहला बात कि कंपनी मार्केट में शेयर्स क्या कर रहा है? इशू कर रहा है। सर इशू करने का मतलब इनविटेशन दे रहा है, आमंत्रण कर रहा है। किसको? पब्लिक को, कि आप आइए और हमारे शेयर्स में अप्लाई। मतलब एक तरह से सर एडवर्टीजमेंट कर रहा है क्या, कि आओ और हमारे शेयर में अप्लाई करो। कौन कर रहा है? कंपनी। किसको कर रहा है? अब पब्लिक करेंगे। अब पब्लिक क्या करेंगे? पब्लिक क्या करेंगे? नाउ पब्लिक अप्लाइड फॉर शेयर्स। सर पब्लिक क्या करेंगे? शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। किसके पास अप्लाई करेंगे? कंपनी के पास। अप्लाइड फॉर शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर शेयर्स। और जैसे ही बच्चा पब्लिक अप्लाई करेगा, समझना सर, जैसे ही पब्लिक अप्लाई करेगा ये पब्लिक कौन बन जाएगा कंपनी के लिए? ना ये पब्लिक बनेगा एप्लीकेंट्स। अभी मालिक थोड़ी, वो तो कंपनी डिसाइड करेगा किसको मालिक बनाना है, किसको मालिक नहीं बनाना है। अभी तो ये सिर्फ हमारे लिए कौन है? एप्लीकेंट्स है। एप्लीकेंट्स इज एन इंटरनल पर्सन और एक्सटर्नल पर्सन? एप्लीकेंट इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो उसके स्टूडेंट बन जाते हो। जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक आप उस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं। अभी हम सिर्फ एप्लीकेंट्स हैं। अच्छा सर एप्लीकेंट्स सुन लीजिए, एप्लीकेंट साथ में कुछ पैसा भी जमा करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। सर मतलब मनी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी।
यहाँ तक कोई दिक्कत? कंपनी ऑफर निकाला, किसको ऑफर निकाला? पब्लिक को। फिर पब्लिक ने शेयर्स के लिए क्या किया? अप्लाई, और अप्लाई करने के साथ कुछ पैसा भी डिपॉजिट करना पड़े। क्लियर है पॉइंट? जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आया, ऑनलाइन फिल किए और सर वो दे दिए। जितने शेयर चाहते हैं, अगर हम 100 शेयर चाहते हैं तो 100 शेयर के हिसाब से कुछ एप्लीकेशन मनी भी जमा। अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अच्छा, इसमें यहाँ तक हो गया एप्लीकेशन। सर पब्लिक ने अप्लाइड किया था, यहाँ पे अप्लाइड का मतलब यहाँ एप्लीकेशंस। यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए सर, एप्लीकेशंस भी 3 तरह के हो सकते हैं, 3 सिचुएशन। एप्लीकेशंस को ही हम लोग वर्ड यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में हमेशा एप्लीकेशन की जगह कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? कौन सा वर्ड? सब्सक्रिप्शन। कौन सा वर्ड? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन 3 तरह के हो सकते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। इस पे 2 स्टार लगा दीजिए, इसको भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा। ऐसे आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर एप्लीकेशन जितना कंपनी ने इशू किया था, एप्लीकेशन भी उतना ही आया। कंपनी ने शेयर्स इशू किया था 10,000 का, ऑफर कितने के लिए निकाला? 10, एप्लीकेशन भी 10 आया, तो इसको क्या कहते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फुल, यानी फुल एप्लीकेशन आएगा तो फुल सब्सक्रिप्शन। तो बताओ, तो अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गया और एप्लीकेशन कम आया, सर किससे ज्यादा कम आप कर रहे हो? इशूड शेयर से। किससे कंपैरिजन कर रहे हो? इशूड से। किसका कंपैरिजन कर रहे हो? अप्लाइड शेयर का। अगर अप्लाइड शेयर ज्यादा है, ओवर, अप्लाइड शेयर कम है, अंडर, और अप्लाइड शेयर और इशूड शेयर बराबर है, तो फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 10,000 शेयर्स का ऑफर निकाला, पब्लिक ने अप्लाई किया 10,000, फुल। कंपनी ने इशूड निकाला 10,000 का और ऑफर आया 12,000 का, ओवर। कंपनी ने इशूड किया शेयर्स 10,000 का और पब्लिक ने अप्लाई किया 8,000 शेयर के। ठीक है सर, ये सारी बातें हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। आगे देखिए, अब कंपनी डिसाइड करेगा। सर कंपनी क्या कर सकता है? कंपनी में भी स्पेशली कौन? बोर्ड ऑफ, मैं बीओ, अच्छा चलो पूरा ही लिख देता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कि किस एप्लीकेंट्स को, किस एप्लीकेशंस को शेयर अलॉट करना है और किनको शेयर अलॉट। सर जिनको शेयर अलॉट होगा वो मालिक बन जाएंगे, जिनको शेयर अलॉट नहीं होगा वो मालिक नहीं बने। तो 2 सिचुएशन इसके अंदर। पहला, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, और दूसरा क्या होगा? खुद सोचो। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। सर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड का मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन एक्सेप्टेड मींस शेयर्स और लॉटेड, और यहाँ पे क्या होगा? रिजेक्टेड मींस शेयर्स नॉट अलॉटेड। अच्छा, अलॉटेड का मतलब समझते हैं ना? देना। अगर आपको शेयर दे दिया गया तो मालिक, नहीं दिया गया तो मालिक नहीं है। पहले इनका करके खत्म कर लो। अच्छा, जिनको जिनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, शेयर्स को अलॉट नहीं किया गया, से उनका क्या? उनका क्या बताओ? जो एप्लीकेशन मनी आया होगा वो उनको रिफंड करना। एप्लीकेशन मनी तो सबने जमा किया था, आप जिनको शेयर नहीं दे रहे, कंपनी जिनको शेयर नहीं दे रही, उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिए, उनके एप्लीकेशन मनी को भी रिफंड वापस। सर मतलब जैसे ही एप्लीकेशन मनी आपने प्राप्त किया था, बताइए जिनको रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन मनी, सर जिनको रिजेक्ट किया एप्लीकेशन मनी क्या करोगे? रिफंड। अच्छा चलो एक बात बताओ, तो राम से पैसा आया शेयर के लिए, तो एंट्री क्या पास किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये एडवांस है तो लायबिलिटी होगा। हमने राम को शेयर नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो पैसा वापस करना है, तो एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उल्टा कर देंगे। यही करोगे ना, बैंक टू राम, और उल्टा करोगे राम टू बैंक। सर जो बैंक के पैसा आया था वो भी चला गया और राम भी बुक से आउट हो गया। अच्छा सर ये तो कहानी यहाँ पे क्लोज हो गया, इसका तो कहानी खत्म।
अब अपना सारा डिस्कशन इस पे चलेगा। देखो यहाँ पे, अच्छा जिनको शेयर्स अलॉट कर दिया गया, सुनना यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जिनको शेयर्स अलॉट कर दिया गया वो कंपनी के एप्लीकेंट से कौन बन गए? सर वो पर्सन ऑफ एप्लीकेंट से कौन बन गया? शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा सर उनके अगर वो मालिक बन गए तो उनके पैसे को, मुझे बताइए, अब ये पैसा एक्सटर्नल पर्सन का था, अब ये पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी होगा या कैपिटल बन जाएगा? सर जब एप्लीकेशन मनी था तब लायबिलिटी था। सर लायबिलिटी क्यों? आपने पैसा एडवांस में प्राप्त किया था, एडवांस रिसीव क्या होता है? लायबिलिटी। और जब आपने मालिक बना दिया तो सर वो एप्लीकेशन मनी अब क्या हो जाएगा? अब तो वो पैसा कैपिटल बन जाएगा। अभी जनरल एंट्रीज पे जब सिखाऊंगा तो यही पूरा आएगा। तो कैसे आएगा? पहले हम लोग करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर हम लोग करेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो मैं बहुत स्लो इसमें बता रहा हूँ। कंपनी ने पब्लिक को इशू किया, पब्लिक ने अप्लाई किया, किसको? कंपनी। फिर कंपनी डिसाइड कर रही है किनको देना है, किनको, जिनको नहीं देना है उनके एप्लीकेशन मनी को रिफंड करो, काम खत्म। और सर जिनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया उनको शेयर्स क्या किया कंपनी ने? अलॉट कर दिया। वो कौन बन गए? कंपनी के शेयर होल्डर। उनका पैसा सर लायबिलिटी से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में। पहले पैसा जो इस डब्बे में था वो लायबिलिटी था, अब वहां से पैसा कैपिटल में ट्रांसफर, क्योंकि सर वो पैसा किसका है? मालिक का है। क्लियर है पॉइंट? आगे अब क्या होगा? अच्छा अब ध्यान से सुनना, आगे क्या होगा? कंपनी शेयर का पैसा या तो एक बार में प्राप्त कर लेती है या फिर इंस्टॉलमेंट में प्राप्त करती है। किसमें? सर हो सकता है एक शेयर का कीमत 10 है, ये सारा का सारा 10 रुपए एप्लीकेशन के समय आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम। क्या बोलते हैं? या इसी को लमसम भी बोलते हैं। वन टाइम इज, मैं लिखवाऊंगा अभी, लिखिएगा मत कुछ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लमसम। और सर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बोले 3 रुपए पहले दो, फिर 4 रुपए दो और फिर 3 रुपए दो, 5/5। सर 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे, तो सर मतलब ये क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। अब सुनना एक बात, अगर कंपनी ने मान लो एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए तो अभी भी कितना पैसा बाकी है? 7। मालिक बना दिया, अभी भी पैसा बाकी कितना है? 7। तो सर कहानी आगे बढ़ेगा, मालिक बना दिया, शेयर अलॉट कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अब कहानी आगे क्या बढ़ेगा? अब पैसा उनसे जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, आप बताओ रिमेनिंग बैलेंस क्या किया जाएगा? कॉल्ड अप। और ये कॉल्ड अप अब किससे? अब बताओ अब एप्लीकेंट से किया जा रहा है या शेयर होल्डर से? एकदम क्लैरिटी है। सर पहले एप्लीकेंट थे लेकिन जैसे ही शेयर अलॉट कर दिया वो कौन बन गए? शेयर होल्डर। तो सर अब जो पैसा मांगा जा रहा है कॉल्ड अप टू शेयर होल्डर्स, और किस चीज के लिए? फॉर रिमेनिंग बैलेंस और रिमेनिंग अमाउंट। कोई दिक्कत इसमें? मतलब याद रखिएगा, शेयर अलॉट के बाद कहानी अब आगे बढ़ रहा है कॉल्ड अप पे। अब कॉल्ड अप के अंदर दो बातें, सर ये तो आपने उस टाइम भी बताया था। कॉल्ड अप के अंदर दो बातें, कंपनी ने पैसा मांगा, शेयर होल्डर पे कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेड अप। और कंपनी ने पैसा मांगा और शेयर होल्डर नहीं पे करे, कॉल्स इन एरियर। पैसा दे दे तो पेड अप, नहीं दे तो, अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता ना कि पहले ही पैसा दे दे। सर मान लीजिए तीसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा आपने 3 4 3 बनाया था, मान लीजिए कोई पर्सन एप्लीकेशन मनी दिया और सेकंड इंस्टॉलमेंट के समय थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी दे दिया पैसा, बताओ क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? सोचो, दिमाग में लगाओ। सर हमने पूरा फ्लो चार्ट में देखा कि कंपनी पहले इशू करती है शेयर्स, फिर पब्लिक अप्लाई करते हैं, फिर कंपनी डिसाइड करती है किनको शेयर देना है, किनको शेयर, जिनको शेयर नहीं देना है उनके पैसे को रिफंड कर दो एप्लीकेशन मनी को, जिनको शेयर अलॉट कर दिया गया है तो उनसे जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या करो? कॉल्ड अप करो। क्या करो? अब कॉल्ड अप के अंदर मैं बोलूं कहानी दो बन रहे हैं सर, या तो पैसा मिला होगा या पैसा नहीं मिला, either paid by the shareholder or not paid by the shareholder। सर पेड है तो पेड अप, नहीं पेड अप है, नहीं पेड है तो कॉल्स इन एरियर। पेड अप में भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कंपनी ने 4 रुपए का इंस्टॉलमेंट का डिमांड किया, मांगा, कॉल्ड अप किया,
और आपने 4 रुपए दे दिए, तब तो ओके ओके सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई पर्सन ये 4 रुपए दे ही नहीं, कंपनी ने कॉल्ड अप किया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो वो कहाँ चला गया? कॉल्स इन एरियर। ऐसा भी तो हो सकता सर कि आपने 4 रुपए मांगा और किसी पर्सन ने 7 रुपए दे दिए। 7 क्यों दिया? 4 रुपए ये वाला भी दे दिया और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी एडवांस में दे दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं? अगर कोई फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का पैसा आज प्रेजेंट में ही दे दोगे तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में पैसा देना क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो सर एक और सिचुएशन हो सकता है, छोटा सा बना लीजिए, एक और सिचुएशन क्या हो सकता है? कॉल्स इन एडवांस। बड़ा सिंपल तो है, पैसा मांगा मिल गया, पेड अप। पैसा मांगा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर। पैसा नहीं मांगा पहले ही मिल गया। अच्छा एक चीज आप सोच के बताओ, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? वेरी गुड। ये एडवांस रिसिप्ट है, प्राप्त कर रहे हैं, दिस इज छोटा सा लिख दूं लायबिलिटी। और सर ये कॉल्स इन एरियर एसेट्स है, क्योंकि कंपनी को आज पैसा मिला नहीं है, अभी भी राइट है, राइट है, फ्यूचर में मिलेगा, तो सर ये हमारा कौन होगा? एसेट्स। अब देखो छोटा छोटा है ये सब, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर रिसीवेबल, हाँ जैसे होता है, क्राइटेरिया डिपेंड करता है। क्राइटेरिया ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कंपनी ने कहा कोई छोटे मोटे शेयर होल्डर है, कोई छोटे मोटे पर्सन है जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया। अगर कोई पर्सन 10 शेयर के लिए अप्लाई किया और कोई पर्सन कंपनी का 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, तो सोचिए कंपनी क्या करता है, पहले जो बिग बिग स्केल पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको आउट कर लेता है, तो छोटे छोटे को पहले साइड। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे कंपनी में वो पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी, और वो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देता है। ठीक है चलो, तो ये बात भी हो गया सर, पेड अप हो गया। अब यहाँ देखो तो एक बात, सर पेड अप है तो ओके ओके है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ पेड अप देन इट इज ओके। सर कॉल्स इन एरियर है तब तो प्रॉब्लम है, कॉल्स इन एरियर है तो ओके नहीं है, प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दो बात उठेगा, इफ पेड इन फ्यूचर, मान लीजिए फ्यूचर में ये पेड कर देगा अलोंग विथ, आप बताओ अगर डिले करेगा तो इससे क्या लेंगे? इंटरेस्ट, और इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। आप सिंपली इतना समझ लो कि सर कॉल्स इन एरियर का यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, रिमाइंडर। रिमाइंडर समझते हैं ना, कोई डिफॉल्टर है तो उसको क्या जाता है? नोटिस जाता है, कंपनी उनको नोटिस दे रही होगी, बार बार नोटिस भेज रही होगी, किस बात का? पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट हो गया। अब अगर वो डिफॉल्टर पर्सन इंटरेस्ट के साथ पैसा दे दे तो ओके ओके सिचुएशन है सर, तब हम उसको अभी भी ओनरशिप पे, शेयर होल्डर पे, शेयर होल्डिंग पे कंटिन्यू करने देंगे, समझना। लेकिन अगर कोई डिफॉल्टर कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, अगर कोई डिफॉल्टर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ नॉट पेड, अब आप बताओ कंपनी उनको मालिक रहने देगा या मालिक पे से हटा देगा? सर हटाता भी है कंपनी मालिक पे से, इस बार पहली बार हम लोग सीख रहे हैं कि कंपनी अपने ओनर को हटा रहा है। सर इस कंसेप्ट को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफिट करने का मतलब, इसका मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, और ओनरशिप को आप कह सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग। ओनरशिप का मतलब क्या है? शेयर होल्डिंग। कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप और फीचर का हिंदी ये भी होता है जब्त कर लेना, सीज कर लेना, कैंसिल कर देना, मालिक पे से आपको हटा देना। अच्छा आप एक बात बताओगे मुझे, अगर वो पर्सन मालिक पे से हट गया सर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे शेयर होल्डर प्लस होंगे या माइनस? सर उस होल्डर का जो कैपिटल होगा वो प्लस होगा या माइनस? सर शेयर कैपिटल माइनस होगा, अब कहीं भी छोटा लिख लेना, तो नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के पास हैं वो प्लस होंगे या माइनस? माइनस हो जाएंगे।
सर मतलब सीधा बोलो ना कि कंपनी क्या कर रहा है, उनको मालिक पे से हटा। अब खत्म अभी वो धीरे धीरे अभी स्टेप में, अभी आपको सिर्फ मैं क्या सिखा रहा हूँ, एक चार्ट कि ये चीज आएगा, अब आएगा तो क्या क्या करेंगे सब आएगा। अब अभी मैं पूरा सिखाने लग जाऊं, अभी स्टार्टिंग का सिखाया नहीं है तो अब बीच में फंस, एक एक कर। हाँ अच्छा सर अब क्या होगा, सुनना सर, कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। सर जब्त करने में क्या होता है, ओनरशिप से हटा दिया। अब कंपनी को यहाँ डबल बेनिफिट हो गया, सुनते चलिएगा सारे बच्चे। कंपनी को डबल बेनिफिट क्या हो गया, जो पैसा उसने दे रखा था कंपनी को, कंपनी वो भी जब्त कर लेगी। मान लीजिए 10 रुपए में से, सुनना 10 रुपए में से 3 इंस्टॉलमेंट थे, 3 4 3 3 4 3, 10 का शेयर था 3 4 3। सर ये वाला पैसा दे दिया था, ये वाला पैसा नहीं दिया, ये वाला पैसा नहीं दिया, ये वाला पैसा नहीं दिया, तो टोटल कितने नहीं दिए, 7। और कितने दे दिए थे, अब वो पैसा कोई रिमाइंडर का नोटिस नहीं दे रहा, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट करता है और कंपनी के पास ये 3 रुपए अभी भी अवेलेबल पड़े रहेंगे, कंपनी इसको सीज कर लेगा। सीज करने वाला कंपनी इस पैसे को वापस, तो कंपनी के पास ये 3 रुपए भी आ गए और शेयर भी आ गया। सर जैसे ही कंपनी फॉरफिट करेगा वो 3 रुपए भी जब्त कर लेगा और कंपनी के पास अगेन वो शेयर भी आ जाएगा। सर अब कंपनी उस शेयर का क्या करेगा, अच्छा बताओ, शेयर हाँ किसी और को इशू कर देगा, जिसको हम लोग नाम देंगे री इशू ऑफ शेयर्स। आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग जम रहा होगा कि ये पूरा फ्लो जाएगा। सर मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो पूरा इसी ट्रांजेक्शन में होंगे, हाँ पूरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही फ्लो बनाएगा। कंपनी शेयर इशू किया, पब्लिक अप्लाई किए, यस और नो, अप्लाई करने के बाद कंपनी अलॉट किया, अलॉट करने में क्या होगा, फिर फ्यूचर में कॉल्ड अप होगा, कॉल्ड अप के अंदर पेड अप होगा या फिर कॉल्स इन एरियर होगा। अगर कॉल्स इन एरियर है, पेमेंट फ्यूचर में कर दिया, ओके ओके है, नहीं किया तो उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा, फिर कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को मार्केट में री इशू कर देगा, दोबारा इशू कर देगा। एक और चीज लिख लीजिएगा, री इशू का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर्स। सर री इश्यू करने का मतलब कंपनी जब्त किए हुए शेयर को मार्केट में बेच रही है। अच्छा एक बात मैं पूछूं, क्या री इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब अलॉटमेंट होता है, क्या शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, द आंसर इज नो। से शेयर्स अलॉट एक बार होता है, दैट इज फ्रेश शेयर। जब पहली बार कंपनी शेयर्स करता है इशू, तो उसको हम लोग कहते हैं अलॉट कर रहा है। लेकिन जब आपने कोई सामान बेच दिया और फिर उसको दोबारा बेच रहे हैं, पहले से सेल किया हुआ है, पहले से रीइश हुआ है, पहले से अलॉटेड है और फिर उसको कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अलॉटमेंट नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। सर ये क्यों आप बता रहे हो, क्वेश्चन आया सुन लीजिए, री इशू ऑफ शेयर इज एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ट्रू और फॉल्स। री इशू करना अलॉटमेंट होता है, द आंसर इज फॉल्स। अलॉटमेंट नहीं होता है सर, सेल करना होता है, वो पहले से अलॉट हो चुका है। मैंने एक नया सामान आपको दिया, दिस इज अलॉटमेंट, कंपनी नए पर्सन को मालिक बना रही है, अलॉटमेंट, अब उससे छीन करके दूसरे को मालिक बना रही है, दिस इज सेल। क्या डिफरेंस समझ आ रहा है, एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है सेल। सर ये री इशू किस नेचर का है, सेल का है। अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई, फॉर फीचर हुआ, री इशू हुआ, इन दोनों के हेल्प से निकलेगा, छोटा सा बनाइए यहाँ पे, नेट गेन ट्रांसफर टू, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या है, ये सब हम सीखेंगे। सर ये नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो सकता है, फॉरफीचर पे 3 रुपए का गेन हो गया कंपनी को, री इशू पे 2 रुपए का लॉस हो गया, तो नेट गेन कितने का हो जाएगा कंपनी को, आप बताओ, 3 का यहाँ गेन है और 2 का लॉस है, तो नेट गेन कितना हो जाएगा, 1 रुपए। कंपनी इस गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। हम लोग एक एक करके सब कुछ समझेंगे, ये तो मैंने आपको कंप्लीट एक बनाया है चार्ट कि ये होता है, खत्म। अगर बोलूं कि आपके चैप्टर्स में अब इसी से रिलेटेड हमें जर्नल पढ़ना होगा, इसी से रिलेटेड हमें लेजर पढ़ना होगा, इसी से रिलेटेड हमें कैश बुक बनाने पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड हमसे बैलेंस शीट पूछ सकता है। मतलब सर इतने ही ट्रांजेक्शन होंगे, इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, कोई लेजर, कोई अकाउंट पूछ सकता है, और या फिर कोई बैलेंस शीट भी बनाना। आप एक बार फटाफट से चार्ट को रिवाइज कर लो, बच्चा चार्ट को रिवाइज कर लो शुरू से, बस इतना ही है चार्ट के अंदर। क्या था शुरू से एक बार देख लीजिए, सबसे पहला कंपनी, कंपनी क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, शेयर्स इशू कर रहा है। अब एक चीज और बताओ, इशू करना ट्रांजेक्शन है, यस और नो, ऑफर इनविटेशन देना,
इनविटेशन देना क्या ट्रांजेक्शन है? द आंसर इज नो। सर ये ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी, अच्छा रिकॉर्डिंग कहां से शुरू होगा? नहीं, अलॉट नहीं, जब एप्लीकेशन मनी आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए सर, जब पब्लिक कंपनी को अप्लाई करेगा तो साथ में कौन सा पैसा जमा करता है? एप्लीकेशन मनी। यहां से आपकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट हो जाएगी। एडवांस रिसीप्ट इज अ ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो फटाफट से देखो, कंपनी इशू किया पब्लिक को, पब्लिक फिर क्या किया? पब्लिक क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे और अप्लाई के साथ पैसा जमा करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। यहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट। फिर कंपनी क्या करेगा? कंपनी दो सिचुएशन, या तो उनको शेयर्स अलॉट करेगा या शेयर्स अलॉट नहीं करेगा, दैट इज एप्लीकेशन एक्सेप्टेड और एप्लीकेशन रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट कर दिया, शेयर्स अलॉट नहीं किया, तो जो उनके एप्लीकेशन मनी आए थे उसको रिफंड। कहानी उसका खत्म। अच्छा, जिनको शेयर्स अलॉट किया वो कौन बन गए? शेयर होल्डर्स। उनका जो पैसा एप्लीकेशन मनी में पड़ा हुआ था वो कहाँ डाला? शेयर कैपिटल। और अगर अब भी कुछ पैसा बाकी है तो हम फ्यूचर में कॉल्ड अप करेंगे। क्या करेंगे? फिर कॉल्ड अप के अंदर दो सिचुएशन, पेड अप और कॉल्स इन एरियर। एक और आता है कि अगर एडवांस में दे दे तो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्ड अप में ऐसे तीन सिचुएशन बन गए, पेड अप, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस।